दोस्तों जय हिंद, जय संविधान। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। श्वसन तंत्र ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे अंग मिलकर किसी कार्य को पूर्ण करते हैं, उसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीकरण क्रिया। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीकरण क्रिया ना भाई। श्वसन के अंदर होती है ऑक्सीकरण क्रिया। इसका एक अलग टॉपिक है, उसको हम आगे बता देंगे। उसके बाद हम देखते हैं ऊष्मा और ऊर्जा। क्या है? ऊष्मा और ऊर्जा ना भाई। ऊष्मा और ऊर्जा है, हमने सांस लिया तो हमको सांस से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है हमको? सांस से एनर्जी मिलती है, सांस से, है ना भाई। और ऊर्जा, हमने सांस लिया, सांस कहाँ गया? हमारे ब्लड में गया। अब ब्लड ने क्या किया? हमारे पूरी शरीर की कोशिकाओं तक लेके गया भाई, है ना। शरीर की कोशिकाओं तक ब्लड गया और ब्लड वापस भी आया। ब्लड को क्या मिल रही है? गति मिल रही है। इस गति से क्या हो रही है? शरीर को ऊष्मा मिल रही है, शरीर गर्म हो रहा है। आप देखना, श्वास बंद लेना, श्वास बंद लेना, आपकी श्वास बंद हो जाएगी, आप ऊपर पहुंच जाओगे। उसके बाद धीरे धीरे आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों होता है भाई? ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी ब्लड तक, ब्लड कहाँ पहुँचाता है? कोशिकाओं तक, तो शरीर ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा ना भाई। उसके बाद में आता है अपचाई। अपचाई जो है, अपचाई को कैटाबोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक, है ना भाई। श्वसन के अंदर एक अपचाई क्रिया होती है। कैटाबोलिक, अपचाई का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। क्या? किसी चीज़ को तोड़ना। तो श्वसन के अंदर 3 क्रिया होती है। एक तो होती है ऑक्सीकरण क्रिया, और दूसरी होती है ये ऊर्जा तथा ऊष्मा, और तीसरी होती है अपचाई। उसके बाद में देखते हैं भाई श्वसन अंग। क्या? श्वसन अंग ऐसे अंग जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, वो श्वसन अंग कहलाते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग अंग होते हैं भाई। अलग अलग जीवों में अलग अलग अंग होते हैं। क्या होते हैं? श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। जैसे स्तनधारियों में होते हैं फेफड़ा। अब स्तनधारी कौन है? जैसे हम है। क्या? हम कौन से जीव है? स्तनधारी। वह जीव जो अपने स्तनों द्वारा अपने बच्चे को पालते हैं, वो कहलाते हैं स्तनधारी जीव। हम किस में आते हैं? स्तनधारियों में आते हैं। तो स्तनधारियों में सांस कौन लेता है? फेफड़ा लेता है। हमारे अंदर क्या है? फेफड़ा। उसके बाद में आते हैं कीट। क्या आते हैं? कीट। कीटों के अंदर होती है श्वास नली। क्या होती है? श्वास नली। कि जितने भी कीट है, कीड़े मकोड़े हैं, वो श्वास लेते हैं श्वास नली द्वारा। कौन सी नली द्वारा सांस लेते हैं? वो लेते हैं श्वास नली द्वारा सांस लेते हैं भैया ना भाई। उसके बाद में आते हैं जलीय जीव। जलीय जीवों में आपने देखा होगा, वो देखो आप मछली देखना, मछली है, उसके क्या है? गिल। क्या है? गिल। उनको क्लोम में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोम। अधिकतर मछलियाँ अपने गिलों द्वारा, देखो अपने साइड में होती है ना, बगल में होते हैं मछली की, ऐसे वो उसका मुंह होता है, उसके दोनों बगल होते हैं, दोनों बगल है ना भाई। दोनों बगल क्या होते हैं? उसके गिल होते हैं। क्या होते हैं? गिल। उसके बाद में आते हैं मेंढक, है ना भाई। मेंढक एक उभयचर है। क्या है? वो जल में भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है ना भाई। मेंढक के सांस लेता है, जैसे जवान मेंढक होता है ना भाई, अपने जवानी में लेता है त्वचा से सांस। किससे सांस लेता है? त्वचा से। त्वचा से। मेंढक 2 तरह से सांस लेता है। जब वो इस पर है, भूमि पर है ना भाई, भूमि पर है, तो वो लेता है फेफड़ों से सांस। किसी ले सांस लेता है? फेफड़ों से। और मेंढक क्या है? भूमि के अंदर भी चला जाता है, धरती के अंदर 2-4-5 फीट अंदर ही रहता है ना, तो वो लेता है त्वचा से सांस। किससे सांस लेता है? त्वचा से, स्किन से सांस लेता है भाई, है ना भाई। तो ये मैंने आपको श्वसन अंग बता दिया, अलग अलग जीवों में किस किस से सांस लेते हैं। उसके बाद में देते हैं श्वासोच्छ्वास, है ना भाई। श्वासोच्छ्वास में क्या है? जहाँ ऑक्सीजन वास करती है, कितनी ऑक्सीजन अंदर ली और कितनी बाहर निकली, है ना भाई। तो वो देखेंगे ना भाई। श्वासोच्छ्वास अंदर लेना और बाहर निकालना। अंदर लेने को बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं? अंदर लेने को बोलते हैं निःश्वसन। कौन सा श्वसन? निःश्वसन। और बाहर छोड़ने को बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन। इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। देखो शब्द इंग्लिश, हिंदी वाले शब्द में क्या थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं होती, इसलिए आप इसकी स्पेलिंग को समझो भैया ना, इंग्लिश की तरह समझो ना भाई। निःश्वसन को बोलते हैं श्वास अंदर खींचना। अंदर खींचा हमने, उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। और आउट एंड बाहर निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सपायरेशन। क्या? एक्सपायरेशन मतलब निःश्वसन बाहर छोड़ दिया ना भाई। निःश्वसन और निःश्वसन अंतर थोड़ा थोड़ा था ना भाई, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए आप देख सकते हैं ना भाई। अब वायुमंडल में बहुत सारी गैस होती है। नाइट्रोजन हो गई 78%, उसके बाद में हो गई ऑक्सीजन हो गई 21%, और CO2 हो गई 0.0%, है ना भाई। ये इतनी सारी हम अंदर लेते हैं, इतनी सारी गैसें क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। 78% क्या गई? नाइट्रोजन गई, 21% ऑक्सीजन गई, और 0.03% CO2 गई, है ना भाई। अब बाहर कितने छोड़ते हैं? अब बाहर भी छोड़ेंगे ना भाई। क्या करेंगे? बाहर भी छोड़ेंगे। देखो भाई, हमने नाइट्रोजन जितनी ली उतनी नाइट्रोजन छोड़ दी,
उसके बारे में बाद में ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन 17%, 4% का घोटाला किसी में हो गया, इसमें हो गया ऑक्सीजन में। और CO2 कितनी छोड़ी हमने, 4%, मतलब 4.5 या 6% कुछ पॉइंट में छूटती है ना भाई, उसकी वो आप बाद में बता देंगे, आपको बड़ी क्लास में बता देंगे। आप इसको इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये हमने नीचे बनाया है फेफड़ा, इसके बारे में आगे देखते हैं भाई। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, अब आता है श्वसन मार्ग। कौन सा मार्ग? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग को हम ऐसे समझते हैं, देखो भाई, जिस मार्ग से वायु का अनुसरण होता है, जिस मार्ग से वायु का अनुसरण होता है, मतलब कि जिस मार्ग से वायु आती है और जाती है, जिन मार्गों से वायु आती है और जाती है, उन मार्गों को क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग बोलते हैं। जैसे हमने नाक क्या हो गया? श्वसन मार्ग। गला, मुंह क्या हो गया? श्वसन मार्ग। भाई नाक बंद हो जाएगी, गले से आएगा, ये सब क्या हो गया? श्वसन मार्ग। जिस मार्ग से वायु आती जाती है उसको क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग। तो देखो भाई, श्वसन मार्ग 10 चरण होते हैं भाई, या 10 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आती है क्या? नासा छिद्र। कौन सा छिद्र? नासा छिद्र। यह जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। ये जो आपको नाक वाले छिद्र दिख रहे हैं इनको बोले नासा छिद्र। नासा छिद्र में वो छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूलकणों को या कीटाणुओं को या बाहर जितने वो होते हैं ना भाई, उनको रोक के रखता है भाई। ये छोटे मोटे जितने जाते हैं ना धूल के कण या छोटे मोटे डिस्ट के कण जाते हैं ना, उनको रोक के रख लेता कौन? नासा छिद्र के जो बाल होते हैं ना, ये बाल बहुत ही लाभदायक होते हैं हमारे लिए भाई। ये बाल बहुत लाभदायक होते हैं, ये जाने वाले कचरे को यहीं पर रोक के रखते हैं। उसके बाद में आता है नासा कपाट। कौन से कपाट? नासा कपाट। कपाट का मतलब होता है ये जो आपको हड्डी वाले टुकड़ा दिख रहे हैं ना, कपाट मतलब किवाड़, मतलब नाक के किवाड़। ये जो आपको हड्डी वाले दिख रही है ना, इसको बोलते हैं। अंगुली देना, अंगुली के आगे थोड़ा सा मांस आएगा ना, मतलब गुदगुदा कुछ आएगा, उसके आगे जो नासा कपाट ये भाई ना। उसके बाद में देखो नासा कपाट के बाद में ग्रसनी। क्या? ग्रसनी। ग्रसनली वो भोजन में काम आती है। ग्रसनली क्या है? ग्रसनली जो वायु मतलब ऑक्सीजन में काम आती है, सांस लेने में काम आती है भाई, है ना भाई। हमने ग्रसनली पहले पढ़ा दिया, आप जाके देख लेना। पाचन तंत्र ये है, श्वसन तंत्र, है ना भाई। उसके बाद होता है गला। गले को बोलते हैं स्वर तंत्र। कौन सा तंत्र? स्वर तंत्र, जिससे बोलते हैं, मतलब उसकी आवाज़ें साफ निकलती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, स्वर तंत्र के, गले के अंतर। आप इसको दबा लो, उसके बाद में आपसे बोला नहीं जाएगा। जैसे मैं दबा के देखता हूँ, मैंने दबाया, अब मेरे से बोला नहीं जा रहा ना भाई, ऐसा कुछ होता है स्वर तंत्र, है ना भाई। जो आपको दिख रहा है ना, ये है स्वर तंत्र, इसको गला बोलते हैं। वायु खंगाई नसा छिद्र, नसा छिद्र से नसा कपाट, नसा कपाट से ग्रसने, ग्रसने के बाद में स्वर तंत्र यानी गले में आ गई। गले में आने के बाद में खा जाती है वायु। देखो भाई, गले में आने के बाद में आती है श्वास नली में। कौन सी नली में? श्वास नली में। इस नली में आ जाती है भाई। ये जो आपको नली दिख रही है, इस नली को बोलते हैं श्वास नली। कौन सी नली? श्वास नली। इस नली पे कुछ कांटे नुमा या कुछ हड्डियों जैसी ऐसे कुछ लगे होते हैं ना भाई, ऐसे कुछ लगे होते हैं ना भाई। जैसे कोई एक नलकी ले लीजिए, नलकी आप गर्मियों में क्या होती है, वो गर्म होकर चिपक जाती है। चिपक जाएगी तो उसके अंदर वायु का आदान प्रदान नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वायु का आदान प्रदान। जैसे ही मान लो ये कांटे नहीं होंगे, कांटों को उठा देंगे, अगर मान लो हम कांटों को उठा देंगे तो चिपक जाएगी, और चिपकने के बाद में श्वास नहीं तो आएगी और नहीं जाएगी, तो आदमी ऊपर पहुंच जाएगा ना भाई। उससे अच्छा है ये कांटे लगे रहने दो ना भाई। जब तक कांटे रहेंगे ना, तब तक वायु आएगी और जाएगी। ये इसको बोलते हैं श्वास नली। श्वास नली के बाद में दो पार्टों, ये श्वास नली दो भागों में डिवाइड हो जाती है भाई। श्वास नली दो भागों में डिवाइड हो जाती है। उन दोनों भागों को बोलते हैं ब्रोंकाई। कौन से भाग? ब्रोंकाई बोलते हैं। इस वाले भाग को, इस वाले भाग को, इस वाली नली को, इस वाली नली को बोलते हैं ब्रोंकाई नली। कौन सी नली? ब्रोंकाई नली, है ना भाई। ये नली क्या है, दोनों फेफड़ों में अलग अलग डिवाइड होती है भाई, है ना भाई। इनको बोलते हैं ब्रोंकाई नली। ब्रोंकाई आगे चल करके किस में खुलती है? जो आप देख रहे हैं ये वाले इस भाग को बोलते हैं ब्रोंकाइस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइस। ब्रोंकाइस से किससे जुड़ी होती है? ब्रोंकाई को। ब्रोंकाइस किससे जुड़ी होती है? ब्रोंकाइस जुड़ी होती है भैया ना भाई। ब्रोंकाइस और ब्रोंकाई दोनों फेफड़ों में होती है। किस में होती है? दोनों फेफड़ों में। इसका काम क्या होता है? ये वायु को ले जाने का काम करती है। किसको ले जाने का काम करती है? वायु को ले जाने का काम करती है ना। और ब्रोंकाइस के ऊपर मतलब कुछ लड्डू जैसे, मतलब कुछ इस पंजे जैसी संरचना ऐसे जुड़ी होती है, उनको बोलते हैं एल विलाई। क्या बोलते हैं इनको? एल विलाई बोलते हैं भाई। एल विलाई बोलते हैं उनको ना भाई। एल विलाई आगे चल के एल विलाई तक आ जाती है, ऑक्सीजन खा जा जाती है। ऑक्सीजन एल विलाई से हमने सांस लिया, नासा छिद्र से। नासा छिद्र के बाद में खा गई नासा कपाट में, नासा कपाट से खा गई ग्रसनी में। क्या गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गई, हवा गई, जितनी भी वायु थी वो पूरी खा गई
इसके अंदर गया ना भाई। ग्रसनी के बाद में गला यानी स्वार तंत्र के बारे में, उसके बाद में श्वास नली के बाद में कहाँ गई, ब्रोंकाई में आ गई है ना, इसमें आ गई। इसके बाद में कहाँ गई, ब्रांकाइस में आ गई। ब्रांकाइस के बाद में एल्वेलाई में आ गई। क्या आ गई, हवा आ गई, मतलब वायु आ गई जिसमें हमने श्वास खींचा था ना भाई। अब यहाँ आने के बाद में अब वायु खंजाई आगे से, आगे खंजाई, आगे रास्ता नहीं है तो आगे इसको लेने के लिए क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है भाई। क्या आ जाता है, ब्लड, रक्त, खून आ जाता है भाई। हवा को लेने के लिए ब्लड आ जाता है। ब्लड आ गया, अब ब्लड हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है भाई, पूरे शरीर में ब्लड फैला हुआ है हमारे पूरे शरीर में। ब्लड ने क्या किया, इस हवा को लिया, इस वायु को ली और पूरे शरीर में पहुंचा दी। जितनी भी छोटी छोटी कोशिका थी या बड़ी बड़ी कोशिका हो या छोटी छोटी कोशिका हो, वहां तक किसने पहुंचा दी, इसने पहुंचा दी, ब्लड ने हम पहुंचा दी कोशिका में। अब कोशिका के अंदर रहती है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, जैसे कि आपको पदार्थ बता देंगे, वहाँ जाके कुछ आगे पढ़ेंगे, C3 चक्र, C4 चक्र ना, उसमें समझा देंगे आगे वायु का क्या हुआ। आपके अभी तो इतना ही है। एक बात हो, देखो भैया ना भाई, ये तो फेफड़े है, इनके नीचे लगा होता है डायफ्राम। क्या लगा होता है, डायफ्राम, ये देख रहे हो ना आप, ये होता है डायफ्राम। अब देखो भाई, फेफड़ों ने सांस खींची इन्होंने, तो ये नीचे आ गया कौन, डायफ्राम नीचे आ गए, सांस भर गई। अब फेफड़ों में इतनी ताकत नहीं है कि वापस इस श्वास को वापस बाहर निकाल दे, वायु को बाहर निकाल दे, इतनी ताकत थोड़ी है। वो ताकत कौन देता है इनको, वो ताकत देता है ये डायफ्राम। ये डायफ्राम एक पंप की तरह होता है, पंप की तरह कार्य करता है। जैसे पंप दबा दिया, श्वास निकल गई, ऊपर खींचा तो वापस भर गई। ये ऐसा ये काम ये करता है भाई। क्या करता है, श्वास खींचेगा तो ये नीचे आ जाएगा और सांस छोड़ेगा तो ऊपर आ जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रेग्नेंट, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर डायफ्राम, मतलब यहाँ तक तो उनका पेट आया रहता है ना भाई। तो डायफ्राम क्या होता है भाई, तो डायफ्राम ये जो पसली है ना, इनके नीचे आ जाता है भाई। ये क्या जाता है, इनकी पसलियों के नीचे आ जाता है ना भाई। तो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे अधिकतर एक्सीडेंटों में क्या होता है, आदमी की ना ही चोट लगती है, ना ही कोई घाव होता है, ना ही सिर फूटता है, ना ही हाथ टूटता है, फिर भी आदमी का अचानक मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखा होगा, आपके किसी ने मोटरसाइकिल जा रहा है, पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मारी, यहाँ टक्कर मारी, तो क्या हो गया, डायफ्राम टूट गया। क्या हो गया, डायफ्राम टूट गया, उसको सांस नहीं आएगा। सांस तो आएगा, सांस आएगा नहीं भाई, सांस खींच लिया, अंदर आ गया सांस, तो बाहर को धकेलेगा उसको, और बाहर धकेल लिया तो अंदर को नीचेगा। इसलिए जब डायफ्राम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो आदमी को ना चोट लगती है, ना कुछ और होता है, वो सीधे ऊपर पहुंच जाता है। तो आपने अधिकतर के एक्सीडेंटों में देखा होगा कि भाई, सुना होगा अपने कानों से कि उसके ना लगी है, ना कुछ चोट लगी, ना कुछ और हुआ है ना भाई। तो ये है ना, ये श्वास नली के अंदर है ना भाई। तो ये कांटिन्यू संरचना भी काफ़ी काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। एक बार की बात है भैया ना, तो पितामह भीष्म को कौन कौन जानते हैं भाई, पितामह भीष्म को कौन जानते होंगे, आपके हिसाब से सब जानते हैं ना भाई। पितामह भीष्म ने क्या किया, वो कहीं जा रहा था, रथ में बैठ के जा रहा था, घोड़े पे बैठ के जा रहा था, उसको एक काला सांप दिख गया। कौन सा सांप दिख गया, उसको एक काला सांप दिख गया भैया ना पितामह भीष्म को। उसने सांप की पूंछ पकड़ी, क्या पकड़ी, सांप की पूंछ पकड़ी और उसके कांटों में दे मारी। तो सांप के अंदर असंख्य कांटे घुस गए। क्या घुस गए, सांप के अंदर असंख्य कांटे घुस गए ना भाई। सांप ने पितामह भीष्म को श्राप दिया कि तू भी जैसे मेरे कांटे घुसे हैं ना, उसी तरह तेरे कांटे घुसेंगे। तो आपने देख लिया, आखिरकार पितामह भीष्म के पूरे शरीर में बाण घुस गए है ना भाई। तो कभी भी किसी की ऐसे नहीं करनी चाहिए ना भाई। उसके बाद में देखते हैं एपिग्लोटिक्स के बारे में। एपिग्लोटिक्स जो है, आपने अक्सर देखा होगा कि आपको खाना खाते समय आपको हिचकी आती है ना, आपने सोचा होगा कि मेरे को याद कर रहा है या कोई भूखा है या कुछ भी कारण हो सकता है ना भाई। तो इसकी क्यों आती है, इसके बारे में हम देखते हैं ना भाई। तो इसकी आने का कारण है कि ये जो ना एपिग्लोटिक, जब अपन भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के तुरंत क्या होता है भाई, जो भोजन है उसको रोकने का काम करती है एपिग्लोटिक। एपिग्लोटिक एक उसकी तरह कार्य करती है ना भाई। भोजन इधर आया तो इधर हो जाती है, ऑक्सीजन आई तो वो उधर हो जाता है। जब भी फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं ना भाई, तो ये एपिग्लोटिक इधर हो जाती है, ऐसे हो जाती है। और भोजन खाते हैं, भोजन आता है जब ऐसे हो जाती है। इसको ऊपर कंट्रोल कौन करता है, इसके ऊपर कंट्रोल करता है ब्रेन, माइंड जो है, दिमाग जो है, इसके ऊपर कंट्रोल करता है भाई। आप खाना खा रहे हो और आपका ध्यान कहीं, आपके पता नहीं कहाँ चला गया, आपका ध्यान कहीं और जगह चला गया, तो आपको ऑटोमेटिक अचकी आएगी, ऐसी आएगी है ना भाई। वो क्यों आती है, वो इसी कारण आती है। एपिग्लोटिक जो है, इसमें आके भोजन फंस जाता है। जैसे आप पानी पीते हो तो आपकी वो अचकी आती है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। जब भी इधर से ऊपर से भोजन आता है, इस इधर होके आता है, तो फेफड़े बोलते हैं भाई उसको धकेल धकेल। तो इसको धकेलने का कार्य कौन करती है,
एपिग्लोटिक्स करती है भाई। एपिग्लोटिक्स जो है जो भोजन को धकेलने का कार्य करती है, इधर चाहिए तो इधर धकेल देती है, ऑक्सीजन आई तो इधर ले लेती है ना भाई। इसको रोकने का कार्य कौन करता है? एपिग्लोटिक। तो ऐसा मत सोचना कि भाई मेरे इंतजार में कोई भूखा बैठा है, अगर मेरे कोई याद कर रहा है जिस कारण मेरे को अचकी आ रही है ना भाई, तो वो याद कुछ नहीं होता, वो होती है एपिग्लोटिक होती है भाई। तुम भी भूखे मत रहना किसी चक्कर में कि मेरी महबूबा ने खाना नहीं खाया मैं भी भूखा रहूँगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एपिग्लोटिक है वो, जो आपको दिमाग खाना खाते समय कहीं दूसरी जगह चल जाता है, वो एक कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। ठीक है।